Hello and warm welcome to this lecture series. I, Dr. Narendra Singh, going to deliver a very important lecture on the topic titled Nature of Sociology. This lecture is specially designed for BA students and UPSC aspirants who are taking sociology as a main subject in UPSC examination. Let's begin the topic. सोशियोलॉजी टर्म सबसे पहले 1839 में ऑगस्ट कॉन्ट द्वारा कॉइन की गई। ऑगस्ट कॉन्ट कौन है? ऑगस्ट कॉन्ट एक फ्रेंच फिलोसोफर और पायनियर सोशियोलॉजिस्ट हैं। ऑगस्ट कॉन्ट ने ये टर्म सोशियोलॉजी जब कॉइन किया तो ये दो शब्दों से मिलके किया, सोशस एंड लॉगस। सोशस का मतलब है सोसाइटी या कंपेनियनशिप, और लॉगस का जो हमेशा मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी। तो दोनों शब्दों को मिलाकर बना साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। क्योंकि सोशियोलॉजी टर्म सबसे पहले ऑगस्ट कॉन्ट ने कॉइन किया, इसलिए ऑगस्ट कॉन्ट को टाइटल मिला है फादर ऑफ सोशियोलॉजी का। ऑगस्ट कॉन्ट ने ये टर्म कॉइन करने से पहले एक टर्म दी थी जिसका नाम था सोशल फिजिक्स। जैसे कि आप जानते हैं, सोशल फिजिक्स दो टर्म से मिलके बना है। सोशल्स आप कह सकते हैं सोसाइटी, फिजिक्स मतलब एक नेचुरल साइंस जो फिजिकल फिनोमेना को स्टडी करती है, जैसे आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑगस्ट कॉन्ट का मतलब था वो साइंस जो सोसाइटी को स्टडी कर सके, जो सोसाइटी के डायनामिक्स को स्टडी कर सके। लेकिन बाद में ऑगस्ट कॉन्ट ने ये टर्म यूज़ नहीं की, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि ये शब्द ऐसे लग रहा है जैसे आपने कॉपी किया हुआ हो। इसीलिए उसने एक नई टर्म कॉइन की जिसका नाम रखा सोशियोलॉजी। लेकिन इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्लियर हो जाता है कि ऑगस्ट कॉन्ट एक ऐसा साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाना चाहते थे जो सोसाइटी और सोसाइटी के डायनामिक्स को स्टडी कर सके, सोशल फिनोमेना को स्टडी कर सके, सोशल इंस्टीट्यूशंस को स्टडी कर सके, सोशल प्रॉब्लम्स को स्टडी कर सके, और जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको स्टडी कर सके। अब ये आइडिया आया क्यों ऑगस्ट कॉन्ट के मन में? क्योंकि ऑगस्ट कॉन्ट का कहना है कि हमारे पास सब तरह की साइंसेस हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी करती हैं। जैसे फिजिक्स फिजिकल फिनोमेना को स्टडी करती, केमिस्ट्री केमिकल फिनोमेना को स्टडी करती, जियोलॉजी एनिमल लाइफ को स्टडी करती। इसी तरह से पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को स्टडी करती, स्टेट एंड गवर्नेंस के इश्यूज को स्टडी करती है। इसी तरह से हिस्ट्री इंसान के पास्ट को स्टडी करती है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ ब्रांचेस रही हैं नॉलेज की, जो डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमन या ह्यूमन सोसाइटी से या इस नेचुरल वर्ल्ड को स्टडी करती हैं। लेकिन कोई ऐसी साइंस नहीं थी जो डायरेक्टली सोसाइटी और सोसाइटी से रिलेटेड इश्यूज़ को स्टडी कर सके, क्योंकि हम सभी इंसान हैं और हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी ऐसे फिनोमिना होते हैं जो एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी हमें वहाँ से गुज़रना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी सोशल प्रॉब्लम्स हैं जो एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी आपको फेस करनी पड़ती हैं, जैसे पॉवर्टी है, करप्शन है, अनएम्प्लॉयमेंट है और भी बहुत सारे क्राइम है, डिवियांस है, वायलेंस अगेंस्ट विमेन है, अनटचेबिलिटी है। इस तरह के थाउजेंड्स ऑफ सच इश्यूज़ हैं जो हम एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी फेस करते हैं। तो
उन प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन कैसे निकली, क्योंकि उस समय जब ऑगस्ट कॉन्त ये टर्म दे रहे थे वो दौर था रेनेसां का पीरियड था, वो पीरियड था एनलाइटनमेंट का पीरियड था, वो पीरियड था पहली स्टेज थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, जब ये लग रहा था कि साइंस के पास हर समस्या का हल है, साइंस के पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, चाहे किसी की भी तरह की प्रॉब्लम क्यों ना हो। जैसे इंसान जब जंगलों में रहता था तो ज़िंदगी बड़ी ही हार्ड थी। इंसान ने धीरे धीरे मशीनों का आविष्कार किया, साइंटिफिक डेवलपमेंट हुई और उसका जीवन बहुत ही आसान हो गया। जो इंसान कभी कच्चा मांस खाता था, अब तो वो रेफ्रिजरेटर बना चुका था जिसमें वो पका हुआ खाना कुछ दिन तक रख सकता था और उसको यूज़ कर सकता था। कच्चे खाने की जगह पका हुआ खाना खा सकता था, पैदल चलने की जगह कार में जा सकता था और बड़ी जल्दी सफ़र तय कर सकता था। अब तो इंसान ने जहाज़ भी बना लिए कि अब तो वो दूसरे देश भी कुछ ही घंटों में जा सकता था। उसने स्टीम इंजन वाली रेलवे गाड़ी बना ली जिससे वो हज़ारों लोग एक ही गाड़ी में बैठ के बहुत सारा सामान लेके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे। इस तरह से इंसान की ज़िंदगी बड़ी ही आसान होती चली गई। जो उसने कभी कल्पना शायद की होगी और वो कल्पना पूरी हो गई कि इंसान कुछ भी कर सकता है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि इम्पॉसिबल शब्द भी अपने आप में कह रहा है आई एम पॉसिबल। इस तरह से जो साइंस पे लोगों का यकीन था वो बहुत ही बढ़ चुका था। हर किसी को लगता था कि साइंस हर समस्या का इलाज कर सकती है, क्योंकि साइंस ने तो इतने बड़े बड़े माइलस्टोन कवर किए। जैसे इंसान पहले बहुत सारी बीमारियों से मर जाते थे, कॉलरा, टाइफाइड, प्लेग, निमोनिया, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, इस तरह की हज़ारों बीमारियां होती थी जिससे इंसान मर जाते थे, लाखों के लाखों लोग मर जाते थे एक वेव में। और लोग अंधविश्वास की वजह से अपनी जानें गंवा देते थे, क्योंकि उस समय उनके पास कोई हल नहीं था। लेकिन जैसे ही इनोवेशंस बढ़ी, जैसे ही डिस्कवरीज बढ़ी, साइंस ने तरक्की की, तो क्या हुआ, हमने ऐसे ऐसे इलाज ढूंढ लिए जिससे हमारा जो मोर्टेलिटी रेट है यानी कि डेथ रेट है वो बहुत ही कम हो गया। तो इस तरह से इंसानों का, इंटेलेक्चुअल्स का साइंस के ऊपर यकीन बहुत ही पक्का हो गया। इसी के कॉन्टेक्स्ट में ऑगस्ट कॉन्त कहता है जब हमारे पास हर समस्या का हल देखने के लिए एक खास डिसिप्लिन है, फिजिकल फिनोमेना को स्टडी करने के लिए फिजिक्स है, केमिकल फिनोमेना को स्टडी करने के लिए केमिस्ट्री है, और भी अनंत अनंत तरह की साइंसेस हैं, तो भैया फिर सोसाइटी को और सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को स्टडी करने के लिए हमारे पास साइंस क्यों नहीं है। इसीलिए ऑगस्ट कॉन्त ने विचार किया और इस तरफ कदम बढ़ाए और एक नई साइंस का नींव रखी, उसका नाम पड़ा सोशियोलॉजी। तो उसी सोशियोलॉजी की हम बात कर रहे हैं। इसलिए ऑगस्ट कॉन्त को फादर ऑफ सोशियोलॉजी बोला जाता है, क्योंकि ऑगस्ट कॉन्त कहते हैं कि हमें भी सोशियोलॉजी में कुछ ऐसे साइंटिफिक मेथड्स बनाने होंगे जिससे हम हर समस्या को साइंटिफिकली स्टडी कर सकें, ऑब्जेक्टिवली स्टडी कर सकें। और वो जो मेथड्स उसने इजाद किए वो नेचुरल साइंसेस से इन्फ्लुएंस थे। नेचुरल साइंस में जैसे हम मेथड इस्तेमाल करते हैं एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन, वेरिफिकेशन, उसने बोला हम सोसाइटी में भी ये मेथड अप्लाई करेंगे और सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करेंगे, डायग्नोज करेंगे और उनका हल निकालेंगे। उसका ये मानना था कि अगर हम वो साइंटिफिक मेथड्स बना लें जिससे हम साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को
सॉल्व कर सकते, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, तो इससे एक और फ़ायदा होगा कि हम पहले ही आने वाली समस्या का, जो सोसाइटी आने वाले समय में जो फेस कर सकती है, उसकी पहले ही प्रिडिक्शन कर सकते हैं। क्योंकि साइंस का क्या नेचर है, साइंस प्रिडिक्शन कर सकती है। जैसे अगर कहीं पे तूफान आना हो तो पहले ही हमें वेदर फोरकास्टिंग वाले बता देते हैं कि फलानी जगह पे तूफान आने वाला है, या बारिश हो सकती है, या ओले पड़ सकते हैं, तो हम उसके लिए पहले ही प्रेपरेशन कर लेते हैं, स्पीड वर्क कर लेते हैं। इसी तरह से अगर हम सोसाइटी के सामने आने वाली चैलेंजेस को पहले ही साइंटिफिकली स्टडी कर लेंगे तो क्या होगा, हम उसका सोल्यूशन पहले ही निकाल लेंगे और बहुत बड़े डिजास्टर से बच जाएंगे। अगस्त कौंत सोशियोलॉजी की नेचर को डिटेल में स्टडी करते हैं और उसके बारे में अपना व्यू पॉइंट रखते हैं। वो कहते हैं सोशियोलॉजी एक इंडिपेंडेंट साइंस है, उसको आप किसी अदर सोशल साइंस की ब्रांच मत ट्रीट करिए कि किसी ये फिलोसफी की ब्रांच है, या फिर हिस्ट्री की ब्रांच है, या इकोनॉमिक्स की ब्रांच, ऐसा नहीं है। वो इंडिपेंडेंट का ये मतलब हुआ कि सोशियोलॉजी का अपना सब्जेक्ट मैटर है। सोशियोलॉजी का अपना सब्जेक्ट मैटर मतलब कि सोशियोलॉजी उन इश्यूज को स्टडी करती है जो कि ना ही कि पॉलिटिकल साइंस स्टडी करती है, ना इकोनॉमिक्स, ना हिस्ट्री, ना साइकोलॉजी, ना कि बाकी जो ब्रांचेस हैं। ठीक है, और इसकी अपनी मेथड्स हैं, अपनी बाउंड्री है, इसलिए सोशियोलॉजी एक इंडिपेंडेंट सोशल साइंस का दर्जा रखती है। दूसरा वो कहता है सोशियोलॉजी एक सोशल साइंस है, ना कि फिजिकल साइंस। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए सोशल साइंस का मतलब होता है वो साइंसेस जो आदमी और आदमी से रिलेटेड इश्यूज को स्टडी करती हैं, मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। अब आदमी और आदमी से रिलेटेड जो बनाया हुआ जो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है, जैसे मान लीजिए इंडिविजुअल बिहेवियर को स्टडी करती है साइकोलॉजी। जब इंसान एज ए पॉलिटिकल बीइंग होके बिहेव करता है तो वो साइंस स्टडी करती है, पॉलिटिकल साइंस उसको डील करती है। अगर जब वही इंसान पास्ट में कैसा था, पहले कैसा था, उसकी स्टडी करती है तो वो बन जाती है हिस्ट्री। एक इंसान इकोनॉमिक बीइंग होके कैसे सोचता है, जहाँ जब वो प्रोडक्शन करता है तब वो किस तरह से सोचता है, जहाँ बिहेव करता है, तो वो उसकी जो प्रोडक्शन बिहेवियर को स्टडी करती है तो वो बन जाती है इकोनॉमिक्स। लेकिन वही इंसान जब ग्रुप में होके रहता है तो उसका क्या बिहेवियर होगा, जिसे हम बोलते हैं सोशल बिहेवियर, तो उसकी स्टडी करती है सोशियोलॉजी। इसलिए सोशियोलॉजी एक अपने आप में कंप्लीट सोशल साइंस है, क्योंकि ये सोशल बिहेवियर, सोशल फैक्ट्स, सोशल एक्टिविटी, सोशल फिनोमेना और सोशल लाइफ को स्टडी करती है। क्योंकि सोशियोलॉजी एक सोशल साइंस है तो ये बाकी सोशल साइंसेस से भी रिलेटेड है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट फीचर है, नेक्स्ट नेचर है सोशियोलॉजी का कि सोशियोलॉजी एक कैटेगोरिकल साइंस है, ना कि नॉर्मेटिव डिसिप्लिन। कहने का मतलब है सोशियोलॉजी यकीन करती है व्हाट इज नॉट व्हाट शुड बी और ऑट टू बी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि सोशियोलॉजी एक सवाल का जवाब देती है, जहाँ एक फंडामेंटल प्रिंसिपल पे काम करती है कि क्या है, इस पे नहीं कि क्या होना चाहिए। क्योंकि क्या होना चाहिए ये डील करती है फिलॉसफी, और क्या है वो स्टडी करती है सोशियोलॉजी। जैसे हम कहें कि सोसाइटी में सबको ईमानदार होना चाहिए, तो ये एक आइडियल बात है, होंगे कि नहीं होंगे वी डोंट नो। तो ये किसके सब्जेक्ट मैटर है?
ये है फिलॉसफी का सब्जेक्ट मैटर। लेकिन जब हम ये डाटा कलेक्ट करें कि सोसाइटी में कितने ईमानदार लोग हैं, या सोसाइटी में कितनी करप्शन है, या कितनी ऑनेस्टी है, इंटीग्रिटी है, तो वो जो डेटा होगा वो सोशोलॉजिकल डेटा होगा। या हम कहें कि सोसाइटी में क्राइम नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये तो हम सोचते हैं ऐसा, ये एक आइडियल बात है। लेकिन सोसाइटी में क्राइम है कि नहीं, कितना है, जब उसका डेटे पे हम बात करेंगे तो वो सोशोलॉजिकल फैक्ट्स बन जाता है, क्योंकि हम रियल पिक्चर को एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम आइडियल पिक्चर की बात नहीं कर रहे। क्योंकि आइडियल बात फिलॉसफी करती है और प्रैग्मेटिक बात, प्रैक्टिकल बात और रियलिस्टिक बात करती है सोशियोलॉजी। तो ये एक डिफरेंस है, इसी को हम बोलते हैं कि सोशियोलॉजी एक कैटेगोरिकल साइंस है, ना कि नॉर्मेटिव साइंस। दूसरा, सोशियोलॉजी एक एथिकली न्यूट्रल है। जब हम कहते हैं सोशियोलॉजी एथिकली न्यूट्रल है, तो इसका मतलब है कि सोशियोलॉजी इस सवाल पे नहीं पड़ती कि ये सही है या गलत है। इट डज नॉट डील विद द क्वेश्चन ऑफ गुड एंड बैड, राइट एंड रॉन्ग, मॉरल और इमोरल। क्योंकि सोसाइटी की, सोशियोलॉजी की नज़र में ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है, ठीक है। सोशियोलॉजी सिर्फ ऑब्जेक्टिवली प्रॉब्लम्स को अंडरस्टूड करती है, उस पे अपना कोई भी ओपिनियन नहीं देती। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फीचर है, नेचर है सोशियोलॉजी का, वो है सोशियोलॉजी एक जनरल साइंस है, ना कि स्पेशल सोशल साइंस। कहने का मतलब है कि सोशियोलॉजी बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करती है, जैसे ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन लाइफ, सोशल इंस्टीट्यूशंस, और मैन एज ए पॉलिटिकल बीइंग, मैन एज ए इकोनॉमिक बीइंग, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बाकी सब्जेक्ट भी स्टडी करते हैं। इसलिए सोशियोलॉजी एक जनरल साइंस है, उसमें बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट इश्यूज़ हैं, या बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो बाकी ब्रांच ऑफ नॉलेज जो हैं वो भी स्टडी करते हैं। लेकिन इसके ऊपर कुछ लोगों के मतभेद भी हैं। को कहते हैं कि सोशियोलॉजी अपने आप में एक स्पेशल सोशल साइंस भी है। जैसे मैक्स वेबर कहते हैं, सोशियोलॉजी इज ए साइंस विच स्टडी सोशल एक्शन। वो बाकी साइंस वाले सोशल एक्शन नहीं की स्टडी नहीं करते, ना इकोनॉमिक्स वाले, ना पॉलिटिकल साइंस वाले, ना हिस्ट्री वाले, ना साइकोलॉजी वाले, ना ही बाकी वाले। इसलिए इस तरह से सोशियोलॉजी क्या बन जाती है, एक स्पेशल सोशल साइंस। दूसरी बात, जैसे दरखीम कहते हैं कि सोशियोलॉजी इज द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट्स, तो इस तरह से अगेन सोशियोलॉजी क्या बन जाती है, एक स्पेशल सोशल साइंस। तो एनी हाउ, इस तरह से हम देख सकते हैं कि सोशियोलॉजी की जो नेचर है वो क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। ब्रीफ में मैंने बताया कि सोशियोलॉजी कब इस्टेब्लिश हुई, किस तरह से वो एग्जिस्टेंस में आई, ऑगस्ट कॉन्त का क्या रोल था, उसका आइडिया क्या था सोशियोलॉजी को एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाने के पीछे, और सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट उसकी क्या नेचर है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहीं पे मैं कंक्लूड कर रहा हूँ लेक्चर को। होप आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो इसी तरह से हम कंटिन्यू रखेंगे ये लेक्चर सीरीज, और आपकी जो भी सजेशंस हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सो थैंक यू फॉर योर लिसन और पेशेंट लिसनिंग।